कल हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था हमारे प्लेन्स बॉडी के या सेक्शंस। ठीक है, यहाँ तक का हमारा कल कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कैविटीज। ठीक है, सो मेजरली हमारी जो कंप्लीट बॉडी है उसको टू मेजर कैविटीज में, कैविटीज मतलब क्या, गुहा, जिसको हिंदी में गुहा बोलते हैं, कोई ऐसी खोखली संरचना जिसके अंदर बहुत सारे अन्य संरचनाएं हैं। बिल्कुल, हम जस्ट एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं कि जैसे हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो एक थैली लेके जाते हैं, वो थैली हमारी क्या हो गई, कैविटी, और उसके अंदर हम जो सब्जियां डाल रहे हैं वो हमारे ऑर्गन्स। तो कैविटी सभी को क्लियर हो गया। कोई एक ऐसी खोखला स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो रहते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो दो मेजर कैविटीज में डिवाइड होती है। एक तो होती है डॉर्सल और एक होती है वेंट्रल। तो अब डॉर्सल कैविटी कहाँ होगी, जैसे हमने कल एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ा था कि हमारे सामने का सरफेस क्या कहलाता है, एंटीरियर या वेंट्रल, और जो हमारा बैक होता है वो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर या डॉर्सल। तो जो डॉर्सल कैविटी होगी वो किस साइड होगी, डॉर्सल साइड होगी, है ना। ये आप नाम से कोरिलेट करके ही इसको आप समझ सकते हैं। और दूसरी है वेंट्रल कैविटी। तो वेंट्रल कैविटी का सरफेस कौन सा होगा, वेंट्रल सरफेस। तो जो डॉर्सल कैविटी है वो हमारे पीछे पीठ की तरफ होगी। ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है हमारे सिर से लेके टेल बोन के नीचे, लगभग बटक्स के हमारा जहां पर पेल्विक खत्म होता है वहां तक की जो पूरी एक कैविटी है उसको हम कहते हैं डॉर्सल कैविटी। अब ये जो डॉर्सल कैविटी होती है ये अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होता है जो सिर वाला हिस्सा है वो होता है, और एक होता है जो उससे स्पाइन हमारी पूरी लंबाई में निकलती है, ये स्पाइन की कैविटी, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सिर वाला हिस्सा है जहां पर हमारा ब्रेन रहता है, वो जो कैविटी में ब्रेन रहता है उसको हम कहते हैं क्रैनियल कैविटी। ठीक है, अब आप यहाँ कोरिलेट करिए, जब हमने सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड यूज किया था तब उसमें हमने क्रेनियल और कॉर्डल शब्द भी यूज किया था। तो क्रेनियल कैविटी कहाँ होगी, क्रेनियल पोजीशन में टॉप मोस्ट पर। तो हमारे जो ब्रेन की कैविटी होती है वो होती है क्रेनियल कैविटी, और जो पूरे स्पाइन की कैविटी आती है जिसमें पूरा ये लंबाई में स्पाइन होता है ये होती है वर्टिब्रल कैविटी। तो जो हमारी डॉर्सल कैविटी मतलब हमारे जो पीठ के साइड कैविटी है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, टू पार्ट में डिवाइड हुई। एक तो सिर वाला हिस्सा क्रेनियल, और पूरा हमारा लंबाई में स्पाइन का जो हिस्सा है वो वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सामने की तरफ, वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी कहाँ पर होगी, वेंट्रल सरफेस पर, मतलब जिस साइड हमारा फेस है। तो हमारे जहां से हमारी गर्दन समाप्त होती है वहां से शुरू होके और जहां पर हमारा पेल्विक खत्म होता है वहां तक की जो कैविटी होती है वो वेंट्रल कैविटी कहलाती है। तो वेंट्रल कैविटी जो होती है ये डॉर्सल कैविटी के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि जो हमारी वेंट्रल कैविटी है इसमें फेस नहीं कवर हो रहा। फेस के थ्रोट के नीचे से, नेक जहां से खत्म हो रही है वहां से ये शुरू हो रही है। अब ये जो वेंट्रल कैविटी है ये फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका अभी जो फ्लो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, तो उसका आप पिक ले लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वेंट्रल कैविटी है ये टू पार्ट में डिवाइड होती है, एक थोरेसिक और दूसरी एब्डोमिनल। थोरेसिक मतलब क्या, देखिए जो हमारा ये लंबाई में स्पाइनल कार्ड आपको दिख रहा है एक पूरा लंबा नीचे टेलबोन तक, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है।
और ये जो ग्रीन ऊपर दिख रहा है ये ब्रेन है। तो ब्रेन का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लागेटा, ब्रेन का लास्ट पॉइंट। और इस मेडुला ऑब्लागेटा से हमारा जो स्पाइन है उसका पहला पॉइंट जुड़ता है जिसको सर्वाइकल बोलते हैं। पूरा स्पाइन कितना 33 छोटी छोटी बोन से मिलके बनता है, और इंडिविजुअल हर बोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। सो जो पूरा हमारा स्पाइनल कार्ड है लंबाई में, ये पूरा स्पाइनल कार्ड कितने 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनता है। इसके सबसे ऊपर जो हमारा नेक के पीछे वाला हिस्सा है वो होता है सर्वाइकल। यहाँ पर 7 सर्वाइकल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा ये चेस्ट का हिस्सा है पूरा, यहाँ पर 12 थोरेसिक होते हैं। जो सर्वाइकल होते हैं उनको, जो 7 होते हैं उनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। हमारे चेस्ट के जस्ट पीछे क्या होता है, थोरेसिक। तो ये जो थोरेसिक होता है ये 12 होता है, और इसको हम कहीं कहीं T1 T2 से करते हैं और कहीं कहीं TH1 TH2 से करते हैं। तो ये पूरा 1 से 12 तक हम इसको भी इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और जब हम इसके थोरेसिक के नीचे आते हैं, जहां तक ये हमारा जो लाइन दिख रही है ये डायफ्राम की लाइन है, ठीक है। यहां से हमारी कैविटी डायफ्राम के ऊपर वाली क्या कहलाती है, थोरेसिक, और डायफ्राम के नीचे वाली क्या कहलाएगी, एब्डोमेन। तो हमारी जो वेंट्रल कैविटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, किसके थ्रू, डायफ्राम के थ्रू। डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी होती है वो थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के जो नीचे वाली कैविटी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी। और जो ये डायफ्राम जहाँ खत्म होता है, यहाँ पर हमारे वर्टिब्रा में थोरेसिक जो वर्टिब्रा होते हैं उनके नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 12 कंप्लीट हो जाते हैं। और डायफ्राम से और नीचे आते हुए हमारे नाभि के थोड़े से नीचे तक 5 लंबर्स होते हैं, जिनको हम किससे इंडिकेट करते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, है ना। अब ये आप सभी लोगों ने कभी ना कहीं कोई स्केलेटन देखा होगा, ठीक है। तो आप जब स्केलेटन देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो नेवल वाला पोर्शन है वहां पर सिर्फ पीछे 5 हड्डियां दिखती हैं, आसपास कोई भी सपोर्ट नहीं दिखता। जो ये थोरेसिक का रीजन होता है ऊपर, थोरेसिक के रीजन में आपके जो रिब्स होते हैं, रिब्स केज, है ना, और यहीं पर पेक्टोरल गडेल होती है जो इन थोरेसिक को सपोर्ट देती है। लेकिन हमारे ऊपर सर्वाइकल और नीचे लंबर, ये 2 जगह ऐसे होते हैं वर्टिब्रा के कि जहां कोई भी सपोर्ट नहीं होता। अब आप सिंपल 5 बोन्स के थ्रू अपने बॉडी को स्ट्रेट रखे हुए हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आपका वैली पोर्शन बढ़ गया। कभी आप लोग देखिएगा जिनका वैली पोर्शन बहुत अधिक बढ़ा है, तो अगर आप उनके नेवल के जस्ट पीछे की स्पाइन देखेंगे तो वहां एक ऐसा गड्ढा जैसा आपको दिखेगा। और कई कई लोगों का तो वो गड्ढा बहुत अधिक होता है। वो क्यों होता है कि जब आपका वैली पोर्शन बढ़ा, इट मीन्स ये पोर्शन आपका बढ़ गया, ये जो ऐसा फ्लैट होना चाहिए था ये बाहर को ऐसा आ गया। तो हमारी बॉडी का ग्रेविटेशनल सेंटर चेंज होता है। ग्रेविटेशनल सेंटर क्या होता है, जो हमको स्ट्रेट खड़े रखने में मदद करता है। तो जब इस सेंटर को मेंटेन करने के लिए ये स्पाइन और अंदर की तरफ ऐसे खिंच जाती है, तो जब ये और अंदर की तरफ खिंचती, ये देखिए एक बहुत हल्के एस शेप की है, आपको दिख रहा है, एस शेप है, लेकिन ये बहुत अधिक कर्व नहीं है, स्लाइडली कर्व एस शेप है। तो ये जो स्लाइडली कर्व एस शेप होता है, तो जब किसी का वैली पोर्शन बहुत अधिक होता है और ये स्पाइन और अंदर की ओर खिंच गई, अब आप इमेजिन कीजिए कि अब वो व्यक्ति जो है पादहस्तासन कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों हाथ ऊपर और सामने की तरफ फ्रंट बेंडिंग ले रहा है। अब वो फ्रंट बेंडिंग यदि लंबर से लेगा इस पोर्शन से, तो क्या होगा, ये आपके जो पेट का पूरा वेट है वो किस पे आ रहा है, लंबर पे। तो आपके लंबर में डैमेजेस आने ही आने।
और जबकि आप जो भी लोग योग करते हैं अबव 95% लंबर से ही झुकते हैं। मैं जनरल योग करने वालों की बात कर रही हूँ, जो लोग उसके प्रॉपर एजुकेट होके करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। सो आप देखिए कि अगर लंबर से आप झुक रहे हैं और आपके पूरे बॉडी का वेट आपके वो 5 लंबर्स पे आ रहा है, तो आपके यहाँ पर का दर्द होना नेचुरल है। और ज्यादातर लोगों का जो दर्द होता है वो L4 L5 या L5 S1, मैक्सिमम लोगों के इसी पोर्शन में दर्द होता है। ठीक है, इसके बाद सैक्रल होती हैं। सैक्रल की ही 3-4 बोन आपस में मिलके टेल बोन बनाती हैं। तो लास्ट की जो 3 या 4 मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो मैं क्लियर कर दूंगी। सो वो जो बोन आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं और वो आपकी किसका निर्माण करती हैं, टेल बोन का। ठीक है, तो हमारे डायफ्राम के जो ऊपर तक का हिस्सा है, सॉरी, डायफ्राम तक के ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये कौन सा हो गया, थोरेसिक कैविटी। और डायफ्राम के नीचे का हो गया एब्डोमिनल कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी चूंकि हमारे चेस्ट का ये वाला हिस्सा है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, सामने जो रिब्स केज है, ठीक है, और पीछे क्या है, जो थोरेसिक है, उनके बीच में ये कैविटी रहेगी। अब इस कैविटी में क्या रहेगा, क्योंकि इस एरिया में हमारे मेन पार्ट कौन से होते हैं, लंग्स और हार्ट, दो मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे इस कैविटी में रहते हैं। अब जो कैविटी में हमारे लंग्स रहेंगे, लंग्स कितने लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स और राइट। ठीक है, तो जिस कैविटी में हमारे लंग्स रहते हैं उस कैविटी को कहते हैं प्लूरल कैविटी। एक कैविटी तो क्या हुई, पूरी वेंट्रल, वेंट्रल दो में डिवाइड हुई, थोरेसिक और एब्डोमिनल। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर भी जो लंग्स है वो एक कैविटी के अंदर है। देखिए हमारी बॉडी को कितना कितना प्रोटेक्शन देके बनाया गया है। ठीक है, तो वो जो लंग्स जिस कैविटी के अंदर है उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। ठीक है, और ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या रहेगा, हार्ट, राइट। अब हमने आपको बताया कि लंग्स हमारे दो होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, उसके बीच में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं मीडियस्टाइन, मीडियस मीडियस्टिनम कैविटी। ठीक है, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आपको दो कैविटी रखने की, बहुत याद रखने की आवश्यकता है, प्लूरल और पेरिकार्डियल। प्लूरल मतलब आपके देखिए, प्लूरल वर्ड जहां भी आएगा इट मीन्स वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से। कार्डियल वर्ड जहां भी आएगा, कार्डियो कार्डियल, वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से। नेफ्रॉन्स वर्ड जहां भी आएगा तो वो किससे रिलेटेड है, किडनी से। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर नाम होते हैं, उनको आप याद रखिए। फिर ये हमारी जो वेंट्रल कैविटी है, इसकी दूसरी कैविटी क्या हुई, एब्डोमिनल कैविटी। अब ये एब्डोमिनल कैविटी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में क्या रहेगी, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सारी चीजें किसमें रहेंगी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। और दूसरी जो हमारे नीचे की तरफ होती है वो होती है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी कहाँ रहेगी, जहां पर पेल्विक गर्डल होती है। हमारी बॉडी में सिर्फ 2 गर्डल पाई जाती हैं, यहाँ पर पेल्विक और हमारे चेस्ट के पास पेक्टोरल। ठीक है, सो जो पेल्विक कैविटी के आसपास जो सॉरी पेल्विक के आसपास जो कैविटी रहेगी वो हमारी पेल्विक कैविटी रहेगी। तो पेल्विक कैविटी में क्या क्या आएगा, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, कुछ हिस्सा हमारे यूटेरस का, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस में आ जाएंगे, पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन का
एक फ्लो डायग्राम है कि जो ह्यूमन बॉडी की कैविटीज हैं ये पहले दो में डिवाइड हुई, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल कैविटी अगेन टू पार्ट में आती है, क्रेनियल एंड वर्टिब्रल। वेंट्रल कैविटी फिर दो पार्ट में आती है, थोरेसिक, एब्डोमिनल। इसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं, दोनों वर्ड सही हैं। फिर जो थोरेसिक है वो अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड हुई, प्लूरल, पेरिकार्डियल और मेडिएस्टिनम। और जो हमारी एब्डोमिनोपेल्विक या एब्डोमिनल कैविटी है ये एब्डोमिनल कैविटी में हुई और पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट बॉडी की कैविटीज हैं। अब इसमें आपको कुछ वर्ड बहुत यूज होंगे, जैसे कार्डियल, फिर एब्डोमिन, पेल्विक, है ना। तो ये सारे चीज, थोरेसिक, थोरेसिक मतलब जहां भी वर्ड आए तो वहां आपको क्या अंडरस्टूड करना है कि वो आपके चेस्ट के आसपास का हिस्सा है, चेस्ट के पीछे जो स्पाइन है वो आपका पोर्शन है। क्रेनियल मतलब हेड के साइड है। तो ये थोड़ी सी आपको इन शब्दों से अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक आप कोरिलेट करके और समझ पाएंगे। अब ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, वेंट्रल कैविटी का फर्स्ट कैविटी कौन सी थी, थोरेसिक कैविटी। अब इसमें क्या क्या आते हैं, हार्ट, लंग, ट्रैकिया, ईसोफेगस, लार्ज फूड वेसल्स, नर्व्स और कुछ रिब्स आएंगे इसमें, और डायफ्राम का ऊपरी हिस्सा। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, थोरेसिक कैविटी में। क्योंकि ये देखिए यहाँ नेक से शुरू हो रही है, ये हम जब भी, ये हमारा मुंह है, यहाँ से जैसे ही हमने खाना अंदर डाला जिसको हम वकल कैविटी बोलते हैं और च्यू किया, तो ये हमारे किससे जुड़ता है, ईसोफेगस से। आपको ये ब्लू कलर का पाइप दिख रहा है, ये ईसोफेगस है। खाना यहाँ से सीधा ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक चूंकि हमारी किस कैविटी में है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में, तो इसलिए वहां नहीं है। लेकिन ईसोफेगस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोई भी फंक्शन नहीं होते हैं। ईसोफेगस सिर्फ एक ऐसा पाइप है जो खाने को मुंह से स्टमक तक पहुंचाता है। तो ये पूरा किस में रहता है, थोरेसिक कैविटी में। फिर वर्टिब्रल कॉलम के जो थोरेसिक वाले पार्ट हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, वो भी किसके पास रहेंगे, इसी कैविटी के पीछे जस्ट। ट्रैकिया, एओर्टा, ये हमारे लंग्स के पार्ट हैं। ट्रैकिया जो हमारी, ये ट्रैकिया अंदर जाके डिवाइड होती है और लंग्स से जुड़ती है। एओर्टा हमारे हार्ट का एक, जिसको हम महाधमनी भी बोलते हैं, और मेन इससे प्योर ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होने के लिए जाता है। स्टर्नम, आप देखिए कि जब आप चेस्ट, जो स्केलेटन आपने देखा होगा, तो ऐसा पिंजरा जिसको हम कहते हैं रिब्स, वो सामने एक ऐसी लंबी बोन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे पिंजरा निकल के पीछे तक जाते हैं, छोटी छोटी बोन पर। ये जो लंबी बोन होती है जिससे सारे वो रिब्स जुड़े हुए होते हैं, ये बोन कहलाती है स्टर्नम। तो स्टर्नम की पोजीशन क्या रहेगी, चेस्ट के बीचों बीच, ठीक है। और इस स्टर्नम के अंदर ही हार्ट और ये डायफ्राम का ऊपरी हिस्सा। तो ये सारे ऑर्गन्स आपके किस कैविटी के अंतर्गत आएंगे, थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट हम आते हैं डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी हमारे, जैसे आप शब्द से ही आप जान रहे हैं कि ये पिछला हिस्सा होगा। ये, इसमें दो और कैविटी मिलती हैं, कौन कौन सी, एक क्रेनियल जिसमें ब्रेन रहता है, और एक कैविटी स्पाइनल कैविटी जिसके अंदर स्पाइन कार्ड रहता है, ठीक है। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी डॉर्सल कैविटी है इसके अंदर हमारा CNS रहता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको मिला के बनता है, हमारे ब्रेन और स्पाइन को, ठीक है। सो पूरा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस कैविटी में रहता है वो डॉर्सल कैविटी होती है। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, अब ये एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी आपको बताया था थोरेसिक से शुरू होके और हमारे पेल्विस के एंड पार्ट तक जाती है, पेल्विस रीजन के, ठीक है।
और ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है एब्डोमिनोपेल्विक और एक थोरेसिक। ये वेंट्रल कैविटी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो ऊपर हमारी थोरेसिक है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में हमारे अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा है, हार्ट, लंग्स, सारी चीजें आएंगी, इसोफेगस। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है उसमें क्या क्या आएगा। तो जो हमारी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है इसके अंतर्गत लीवर, स्टमक, किडनी, और जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसके अंदर ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेक्टम, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो हर कैविटी के अपने अलग अलग ऑर्गन हैं जो उसमें रहते हैं। अब हम कुछ और टर्म्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग 2 वर्ड अक्सर यूज करते हैं बीमारियों से रिलेटेड, एक्यूट और क्रोनिक। ये हमारे बहुत कॉमन है। तो एग्जैक्ट ये क्या है? तो जब भी हम एक्यूट वर्ड यूज करते हैं तो एक्यूट का मतलब होता है कि कोई चीज, कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम या कोई पेन अचानक शुरू होना और हाई हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कार्डिक अरेस्ट, है ना, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, तो अचानक से व्यक्ति स्वस्थ था, अचानक उसको कोई बीमारी होना और हाई लेवल की होना कि उसकी जो लाइफ है वो भी रिस्क में आ जाए। और वही जो क्रोनिक होती है ये क्या होती है, स्टेप वाइज स्टेप डेवलप होती है। तो क्रोनिक डिजीजेस में कौन सी आ जाएंगी, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। ठीक है, सो इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, ठीक है, उनको हम किस में कहते हैं, क्रोनिक। तो ये 2 वर्ड अक्सर लोग इनको गलत सेंस में यूज कर लेते हैं। तो इन 2 वर्ड्स को आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक्यूट मतलब ऐसी कोई बीमारी जिसके स्वस्थ व्यक्ति में अचानक सिम्टम अपीयर हुए और वो एक बुरी कंडीशन में या लाइफ रिस्क कंडीशन में कन्वर्ट हो गया, वो एक्यूट है। जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ट में एक्यूट पेन हुआ और वो हार्ट हार्ट अटैक में चेंज हो गया। वहीं क्रोनिक क्या है कि जो धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती गई और अपनी बुरी पोजीशन में आ गई। अक्सर इसका डायबिटीज बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होता है। आप देखिए डायबिटीज बाउंड्री से थोड़ा सा अधिक है करके शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पिल्स पे आते हैं, पिल्स पे आने के बाद हम इंसुलिन पर आते हैं, और इंसुलिन पर आने के बाद डायबिटीज जो सबसे पहले अटैक करता है वो आपके लेग मसल्स और आपके आई मसल्स पर मोस्टली। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर स्केल, आइडियल स्केल नहीं है, बट मोस्टली ये इन रीजन पे अटैक करता है। और डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का कौन सा ऑर्गन वीक है। जो ऑर्गन, मान लीजिए उसकी किडनी पहले से थोड़ी वीक है तो फिर वो किडनी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अक्सर इसमें योग थेरेपी में आप लोग एक कंफ्यूजन को और हमेशा अपने आप से दूर रखिए और अपने पेशेंट्स को भी उससे दूर रखिए कि ये मैजिक नहीं है। हम डायबिटीज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। डायबिटीज में क्या होता है कि आपके मसल्स की क्वालिटी जल्दी डाउन होती है। मान लीजिए आपकी 10 साल में, आप मान लीजिए 30 साल के हैं या 40 साल के हैं, तो 40 से 50 साल में आपके मसल्स का जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए उससे डबल हो गया। तो डायबिटीज में हमेशा आपके मसल्स बहुत जल्दी वीक होते हैं, बहुत जल्दी वो वर्स पोजीशन में आते हैं। तो योग करना मतलब ये नहीं कि हमने तो अचानक से शुगर हमारी 300 थी और देखो लेवल पे आ गई, नहीं। योग करने से क्या होगा कि उसके जो मसल्स का खराब होने का एक स्पीड चल रही है वो स्लो हो जाएगी। मतलब यदि वो 40 साल से 50 साल तक में उसके मसल्स की जो पोजीशन आनी चाहिए उससे जस्ट 25% आएगी। मतलब वो और 4 साल बाद उसकी वो पोजीशन आएगी जो उसकी 50 में ही आ जानी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए उसकी 60% मसल्स खराब हो जानी थी 40 से 50 के बीच में। तो यदि वो कंटिन्यू योग करता है
तो उसकी 15% ही खराब होगी। ठीक है, तो योग थेरेपी या योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यदि आपके जो डाटाज हैं, आपके जो टेस्ट हैं, उसमें एक ट्रेमेंडस चेंज आने लगे, ऑब्वियसली वो भी आएगा, बट उसका एक ये भी व्यू है ना। सेकंड, योग थेरेपी में जब हम योग पर जाते हैं तो दो तरह की बीमारी होती है, एक तो होती है प्रोग्रेसिव और एक होती है कि जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे आपको वायरल फीवर आया, आपने मेडिसिन ली, कुछ देर आराम किया, थोड़े दिन वीकनेस लगी, लेकिन अब फिर से आपकी बॉडी पुरानी पोजीशन में वापस आ गई। ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव डिजीज होती हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, तो ये डिजीज जो होती है, किडनी डिजीज है, ये प्रोग्रेसिव होती है। कि अगर मान लीजिए आपकी किडनी 10% डैमेज हो गई, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ना ही एलोपैथी ठीक कर सकता है। कोई भी पैथी में अगर आप बोलते हैं तो वो दोबारा ठीक हो पाना मुश्किल है। लेकिन यदि आप योग थेरेपी में आते हैं तो जो जिस स्पीड से आपकी वो बढ़ रही है, मान लीजिए अगले 1 साल में आपकी और 30% खराब होने वाली, डैमेज होने वाली है, तो वो जो प्रोग्रेस है वो स्टॉप हो जाएगी। कि आपकी 10 से 15 पर ही हुई, तो आपकी जो 40% डैमेज होने वाली थी वो 15% की हुई। तो थेरेपी का मतलब हमेशा कोई मैजिक नहीं रहेगा। तो जब भी हम अपने पेशेंट से बात करते हैं तो इस चीज को हम क्लियर करते हैं। सेकंड चीज, व्यक्ति चारों तरफ से निराश होकर जब आता ना, तो उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। वो 4 साल से एलोपैथी खा रहा होगा लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे, लेकिन हमसे ये रहते हैं कि भाई 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज आप उसको पहले क्लियर करिए कि देखिए आप अगले 6 महीने तक मेरे साथ बने रहेंगे। आज आप 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, आपने 40 साल तक शरीर को बिगाड़ा, तब आप ये डिजीज अपने शरीर में लाए। क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत आसान है, प्रकृति के नियमों के साथ चलो, नेचुरल रूल्स को फॉलो करो, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अपने आप को बीमार करना बहुत टफ है। सारे नियम तोड़ो, तब आप बीमार हो पाएंगे। तो आप इतने सालों की मेहनत करके बीमार हुए और आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने में हम वो ठीक कर दें, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये हम पहले ही अपने पेशेंट से बात कर लें कि भाई आप कम से कम 6 से 8 महीने रेगुलर रहें, तब हम आगे बढ़े। अदरवाइज आपका भी पैसा बेकार और मेहनत बेकार, मेरी भी मेहनत और टाइम बेकार। 100% उसको 1 मंथ में भी रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन ये भी बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि उसके थॉट्स आपसे कितने मिल रहे हैं, वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है आपकी बातों पर। क्योंकि जितना वो आपकी बातों पर ट्रस्ट करेगा, उतने अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। एक और ले लेते हैं हम, इप्सिलेटरल और कोलेटरल। ये दोनों वर्ड भी अक्सर यूज होते हैं। यदि हम मिड सेजिटल सेक्शन लेते हैं बॉडी का और सेम साइड के हम कोई भी ऑर्गन लेते हैं, तो वो इप्सिलेटरल होता है। जैसे हमने लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा, या लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई ले ली, तो ये क्या कहलाएगा, इप्सिलेटरल। और जब हम अपोजिट साइड का कोई ऑर्गन लेते हैं तो वो कोलेटरल कहलाता है। मान लीजिए हमने लेफ्ट हैंड लिया, तो राइट हैंड ले लिया या राइट लेग ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, कोलेटरल। तो इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड के ऑर्गन होना, कोई भी दो, और कोलेटरल मतलब दो अपोजिट साइड के ऑर्गन। ठीक है, ये 3 मिनट में हो नहीं पाएगा, वॉस्कुलर और नेक्रोसी, तो इसको हम कल शुरू करते हैं। ठीक है,